तो हम अब 12th इतिहास चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है एनसीईआरटी 12th इतिहास के अध्याय 8 जो है किसान, जमींदार और राज्य, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच की बात है, उसके मुख्य बिंदुओं का रिवीजन नोट्स क्या करेंगे हम लोग, देख लेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे और क्लासेस में जो हम करवाएंगे क्वेश्चन आंसर, उसमें आप लोगों को मदद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कृषि समाज की संरचना कैसी थी, चैप्टर का नाम आप लोग देख चुके हैं, किसान, जमींदार और राज्य। तो किसान होगा तो कृषि होगा ही। तो वहाँ पे 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच की बात है, वहाँ पे कृषि समाज की संरचना कैसी थी, किसान और उनकी श्रेणियाँ किस प्रकार थी। इस काल में 2 प्रकार के किसान थे। किसान 2 प्रकार के थे, पहला था खुद काश्त और दूसरा था पाही काश्त। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ भी देता है शॉर्ट्स में। खुद काश्त का मतलब होता है जो उसी गांव में रहते थे और जहां उनकी अपनी क्या होती थी, जमीन। जैसे आप अभी जहां जिस गांव में रह रहे होंगे वहां आपकी अपनी जमीन होगी, तो उस समय आप कहलाते खुद काश्त, ठीक है। तो खुद काश्त का मतलब है खुद, यानी अपना जमीन हो और अपना गांव हो। पाही काश्त जस्ट इसका उल्टा समझ लीजिए, वे किसान जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते हैं, जैसे अपने लोग बटैया बोलते हैं, ठीक है। तो पाही काश्त होता था। खुद काश्त और पाही काश्त 2 प्रकार की श्रेणियां थी किसान की, ठीक है। अब गांव का पंचायत और मुखिया कैसा था, तो गांव के प्रशासन का मुख्य अंग क्या था, पंचायत। जैसे अपने लोगों के गांव का है, हम लोगों का गांव कैसा है, पंचायत स्तरीय है। तो वैसे ही उस समय भी था, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, उसमें पंचायत उसका मुख्य अंग था, ठीक है। और जिसका प्रमुख, जैसे अपने लोगों का प्रमुख मुखिया होता है, उसी तरह उसका प्रमुख था, उसका नाम था मुकदम या मंडल कहलाता था। वो कहलाते थे क्या, जो पंचायत के प्रमुख थे वो मुकदम या मंडल कहलाते थे। पंचायत का मुख्य कार्य होता था सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन और जातिगत मर्यादा बनाए रखना। कहने का ये मतलब है कि जितना भी सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से जितने भी संसाधन है, जल है, नाली है, रोड है, ये सब का क्या करना, मैनेजमेंट करना था, प्रबंधन करना था कि अच्छा रहे। और साथ ही साथ जातिगत मर्यादा, यानी ऊंच जाति और नीच जाति दोनों का मर्यादा का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि सब जाति एक ही है, उच्च जाति को अलग प्रावधान दिया गया था, निम्न जाति को अलग प्रावधान दिया गया। तो ये व्यवस्था कैसी थी, गांव का जो पंचायत स्तरीय था और उसका जो प्रमुख होते थे उसे मुकदम या मंडल कहा जाता था, ठीक है। अगला आइए, कृषि अर्थव्यवस्था और फसलें। वहाँ कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी और फसल कौन कौन से थे। तो देखिए, इसमें पहला बिंदु है जिन्स ए कामिल, यानी सर्वोत्तम फसल जो होता था, जो सबसे अच्छा फसल होता था, उसे जिन्स ए कामिल कहा जाता था, ठीक। तो क्या होते थे, देखिए, मुगल राज्य किसानों को कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करता था, क्योंकि इनसे अधिक राजस्व मिलता था। यानी मुगल साम्राज्य में क्या होता था, किसान को कहता था कि आप नकदी फसल कीजिए, ऐसा ऐसा फसल करना है जिससे क्या हो, राज्य का राजस्व बढ़े, यानी पैसा ज़्यादा आए, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता था जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम फसल होते थे, वे सबसे उत्तम फसल होते थे। अब दूसरा बिंदु दिया गया है कि नई फसलों का आगमन। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि नए फसल क्या हो गया, उस राज्य में आया, किसी और देश से या कहीं और से लाया गया, क्योंकि वहाँ पे परंपरागत फसल किया जाता था, लेकिन कुछ नई फसलों का भी अपने क्षेत्र में क्या किए, अपने राज्य में क्या किए थे, आगमन करवाए थे। तो 17वीं शताब्दी, क्योंकि ये कहानी ही 16वीं और 17वीं के बीच की है, तो 17वीं शताब्दी के दौरान जो है भारतीय कृषि में क्या क्या शामिल हो गया, नया फसल, मक्का, टमाटर, आलू और मिर्च जैसी नई फसलें आई। जो नई दुनिया, कहने का मतलब उस समय नई दुनिया कहा जाता था अमेरिका को, तो अमेरिका से क्या की गई थी, लाई गई थी, ठीक है। तो यही था कृषि अर्थव्यवस्था और फसलें। जिन्स ए कामिल मतलब जो सबसे अच्छा फसल होता था उसे जिनसे कामिल कहते थे, जिससे ज़्यादा पैसा आता था, राजा को राजस्व आता था। और नई फसल जो अमेरिका से मंगाया गया था, जिसमें टमाटर, आलू, मिर्च, मक्का ये सब था, जो शामिल किया गया था उस समय 17वीं शताब्दी में, ठीक। अगला देखिए, वहाँ की महिलाएं और कृषि समाज कैसा था। महिलाएं और पुरुष कंधे में कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे, यानी पुरुष भी करते थे और महिलाएं भी करती थी, ठीक। दूसरा होता था सूत काटने, मिट्टी के बर्तन बनाने और कढ़ाई जैसी दस्तकारी कार्यों में महिलाओं की भूमिका क्या होती थी, महत्वपूर्ण होती थी। यानी ये जो काम करते थे, जैसे सूत काटना, कपड़ा बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाना, कढ़ाई करना, दस्तकारी कार्य जो होते थे, जितने भी घरेलू कार्य होते थे, ये सारा महिला करते थे।
और उनसे पैसा भी आता था, ऐसा नहीं था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता का वैल्यू था, मातृसत्तात्मक नहीं थी। क्या थी? पितृसत्तात्मक, यानी पुरुषों यानी पिता का क्या होता था? पिता को ही मुखिया माना जाता था उस समय, ठीक है। लेकिन कुछ समुदाय, कुछ ऐसे भी समुदाय थे जहाँ पे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। कहने का मतलब है कि महिला को भी संपत्ति दिया जाता था, ठीक है। तो सत्तात्मक तो था ही, लेकिन कुछ समुदाय में महिलाओं की भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त थे, ठीक। चौथा देखिए, जमींदार वर्ग कैसा था? जमींदार वे थे जो जमीन के मालिक थे। तो स्वाभाविक है, जमींदार उसी शब्द से ही बना है, जो जमीन के मालिक वो जमींदार है, जिन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। कहने का ये मतलब है कि समाज में उनको क्या दिया गया था? कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया था, और आर्थिक विशेषाधिकार भी प्राप्त था। कहने का मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से भी उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। ये जमींदार थे, जिनके पास ज़मीन के मालिक थे, ये ज़मीन बहुत था इनके पास। दूसरा बिंदु है कि वे अक्सर ऊँची जाति के होते थे। कहने का मतलब जमींदार वही होते थे जो उच्च जाति के हैं, और उनके पास अपनी सैन्य टुकड़ियाँ यानी सैनिक होते थे उनके पास। उनका जितना भी घर होता था वो किलेबंदी किया गया था। उनके पास घुड़सवार था, पैदल सेना होती थी जमींदार के पास उस समय, ठीक है। एक और बिंदु है देखिए, मदद-ए-मास। कहने का ये मतलब है, मदद-ए-मास का मतलब होता है कि वे ज़मीनें जो धार्मिक या विद्वान व्यक्तियों को दान में दे दी जाती थी। ये क्वेश्चन पूछ देगा अगर 2 नंबर में, तो लिखिएगा, मदद-ए-मास उसे कहते हैं जो ज़मीन, यानी उस राज्य की जितनी भी ज़मीन जो धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे मंदिर बनाने के लिए या वहाँ पे कोई धार्मिक कार्य करने के लिए या किसी विद्वान व्यक्तियों को दान में दे दिया जाता था, उसे कहा जाता था मदद-ए-मास, ठीक है। 5वां कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मुगल राजस्व प्रणाली यानी भू राजस्व कैसा था मुगल साम्राज्य उस समय 16वीं और 17वीं के बीच का। तो देखिए, एक होते थे दीवान। दीवान क्या होते थे? राजस्व प्रणाली की देखरेख करने का काम इनका था, या अधिकारी थे इनका। यानी जितना भी पैसा का लेनी देनी होगा वो सारा काम कौन करते थे? दीवान करते थे। किसमें? मुगल साम्राज्य प्रणाली में, ठीक है। अब एक आता है अकबर की प्रणाली। अब अकबर की प्रणाली ये क्या क्या था? तो अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू की थी। क्या किया था? दहसाल या दहसाला प्रणाली लागू किया था। भूमि को क्या किए थे इन्होंने? 4 भागों में बाँट दिया था। 4 भाग में भूमि को बाँट दिया गया था। पहला था पूलज, जिसमें हर साल खेती होती थी। दूसरा होता था परौती, तीसरा होता था चचर, और चौथा होता था बंजर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अकबर की प्रणाली थी, तो उसमें दहसाला प्रणाली लागू किया था, जिसमें क्या किया था? ज़मीन को 4 भागों में बाँट दिया गया था। पूलज, जिसमें हर साल खेती होती थी, परौती, चचर और बंजर, ठीक। अब अगला बिंदु आता है कि राजस्व के 2 चरण थे। राजस्व जो आता था वो दो तरह से आता था, 2 चरणों में आता था। एक होता था जमा, यानी निर्धारित, एक कुछ ऐसा नियम था जो एकदम फिक्स कर दिया गया था कि इस चीज़ के लिए इतना आपको जमा करना ही होगा राजस्व के रूप में। और दूसरा होता था हासिल, यानी वसूली किया जाता था, वास्तविक रूप से वसूली किया जाता था। मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो राजा अपने अनुसार वसूली करता था कि इतना उत्पादन हो इतना लेंगे। और एक होता था कि जमा, एकदम निर्धारित राशि था कि आपको इतना ही लगेगा, ठीक है। और एक होता था कि वास्तविक वसूली करते थे हम लोग जाके, जिसको हासिल बोलते थे। तो राजस्व के 2 चरण थे यहाँ पे, ठीक। अगला आइए, आईने अकबरी, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको आप रखिएगा। यह अबुल फजल द्वारा रचित। अब ये मत कहिए कि आईने अकबरी ही अबुल फजल ने लिखा था, नहीं, अबुल फजल ने लिखा था, रचना की थी अकबरनामा का, ठीक है। उसका तीसरा भाग था जिसका नाम था आईने अकबरी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी क्या था? अकबरनामा का तीसरा भाग था जिसका नाम था आईने अकबरी। लेकिन अकबरनामा का जो रचना किया है वो किए हैं अबुल फजल, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरा बिंदु है, यह मुगल प्रशासन, सेना, राजस्व और साम्राज्य की सांख्यिकीय विवरण का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। कहने का मतलब है कि अगर आपको मुगल प्रशासन को समझना हो, या उसके सेना कैसे थे, राजस्व यानी धन कहाँ से आता था, और साम्राज्य में जो है सांख्यिकीय विवरण, कहने का मतलब जितने भी लेखा जोखा पैसा का ये जो होता था, उस सब का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत यही था। क्या था? अकबरनामा,
आईने अकबरी इसे कह सकते हैं। आईने अकबरी क्या था? अकबरनामा जो रचना किया था अबुल फजल, उसका तीसरा भाग है जिसका नाम था आईने अकबरी, और इसी में मुगल प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, सांख्यिकी विवरण, ये सारा चीज का स्रोत वही था। ठीक है, अब सातवां जो अंतिम है कि जंगलों में रहने वाले लोग कैसे थे वहाँ पे मुगल साम्राज्य में। तो ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। गाँव का जो एक बड़ा हिस्सा था, बड़ा सा टुकड़ा था, वो जंगलों से घिरा था। वहाँ रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? जंगली। और वो इसलिए कहा जाता है जो सभ्यता से बाहर थे, ऐसा मुगल मानते थे। यानी मुगल सम्राट जो थे उस समय के शासक थे, वो ये मानते थे कि ये सभ्यता से क्या है, हमारे राज्य में जितनी भी सभ्यता संस्कृति उससे बाहर है। तो ये जंगली आदमी है, और ये स्वाभाविक तौर पे उस गाँव का अधिकांश हिस्सा किससे घिरा हुआ था? जंगल से घिरा हुआ था। अब दूसरा बिंदु आता है हाथी, शहद और मोम जैसी संसाधनों के लिए राज्य इन क्षेत्रों पर निर्भर था। अब देखिए, उसको जंगली तो कहता था, साथ ही साथ कहता था ये सभ्यता से बाहर है, लेकिन जब उसको हाथी की आवश्यकता होती थी राज्य में, या शहद जिसे हम लोग हनी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है, और मोम, इन सब जो रिसोर्स यानी जो संसाधन की ज़रूरत होती थी, तो राज्य इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर रहता था। यानी क्योंकि जंगल से घिरा हुआ तो वहाँ हाथी मिल जाता था, शहद यानी मधुमक्खी पालन होता तो शहद मिल जाता था, मोम के पेड़ होते थे उससे मोम मिल जाता था। तो धीरे-धीरे खेती के विस्तार के कारण ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। कहने का ये मतलब है कि जंगल में जो रहते थे, जिनको मुगल सम्राट जंगली बोलते थे, वो आदमी भी धीरे-धीरे क्या हो गया? समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगा। क्यों? क्योंकि हाथी, शहद, मोम, इन संसाधन इन्हीं क्षेत्रों से आता था, और धीरे-धीरे ये लोग भी खेती का क्या करने लगे? विस्तार करने लगे, और धीरे-धीरे ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। ठीक है? तो इतना ही था आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट को किसान, जमींदार और क्या हो गया? किसान, जमींदार और आपको राज्य, ये चैप्टर का नाम था। इसमें मुगल साम्राज्य जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच थे, उन्हीं के सारे चीज़ों को बताया गया। प्रशासनिक ले लेकर के किसान, राजस्व से लेकर के सारा चीज़ इसमें बताया गया। इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 बार देख लीजिएगा। मेन चीज़ जो रिवीजन नोट्स होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसका जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ये क्लासेस में अब 1 जनवरी के बाद से करवाएँगे। ठीक है? तो आसानी होगी। तो चलिए, इस चैप्टर का आप लोग अध्ययन कीजिए।